उसके साथ बच्चा रखते हैं। ठीक। टीयरिंग कर रहे हैं अगर वर्कशीट की, तो वी कैन आस्क हिम फॉर द ब्रेक इंस्टेड ऑफ टीयरिंग इट। और ये है कि टीथ ग्राइंडिंग है तो च्यू गम च्यू करने के लिए कर सकते हैं हम इसे। ठीक और है। टचिंग स्ट्रेंजर्स, तो इंस्टेड ऑफ टचिंग भी टेंशन के लिए चाइल्ड कैन से हेलो टू द स्ट्रेंजर्स। और जो बच्चे स्क्रिबल करते हैं दीवार पे बहुत ज्यादा, उनको हम डूडलिंग के लिए दे सकते हैं या कलरिंग के लिए दे सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड अलीना, clapping for you. थैंक यू सर। Okay, who is the next one? सर मैं बताती हूँ। Yes, Nawal. सर फर्स्ट जो है बिहेवियर दैट सिटिंग ड्यूरिंग सेशन, जो बच्चे का सिटिंग स्पैन का इशू होता है, तो उसके लिए हम डीआरए यूज कर सकते हैं कि वो जब भी उनको ब्रेक चाहिए हो, दे कैन शो द ब्रेक कार्ड और आस्क फॉर ब्रेक। और Hmm. इसको अगर हम डीआरए पे यूज करेंगे तो हम उनको कारपेट फ्लोर सिटिंग करा सकते हैं विद क्रॉस लेग्स, ताकि वो फौरन से खड़े ना हो सके। Mm-hmm. सेकंड ये है कि जैसे ड्यूरिंग सेशन बच्चे बहुत इंटरप्ट करते हैं, कोई भी उनको जो पुरानी बात याद आ रही होती है, कोई भी चीज़ वो रिपीटेडली बोल रहे होते हैं, Mm-hmm. तो उसमें ये होता है कि डीआरए में हम उनको कह सकते हैं दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न और रेज हैंड, या फिर दे कैन यूज माय टर्न कार्ड। Mm-hmm. और डीआरआई को अगर हम करें तो ये डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या जो स्क्विशी बॉल्स या सेंसरी टॉयज होते हैं उनको वो यूज कर सकते हैं। हिटिंग बिहेवियर होता है बच्चों में, तो उसमें अगर हम डीआरए यूज करें तो जब भी बच्चे को एंगर फील हो या गुस्सा आ रहा हो, तो ही सपोज टू आस्क फॉर हाई फाइव, लाइक Mm-hmm. लाइक टाइट हाई फाइव, और दे कैन आस्क फॉर कि आई नीड अ टाइट हग। ठीक है, वेरी जो गुड। डीआरआई है उसमें ये कि वो अपने हैंड्स जो हैं वो पॉकेट में रखें। Mm-hmm. देन बच्चों में हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हम डीआरए यूज करें तो उसमें वो फिजिट टॉयज यूज कर सकते हैं, प्ले डो यूज कर सकते हैं, थेरापुटी। दूसरा डीआरआई अगर है तो हम जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम करा सकते हैं। फिर अक्सर बच्चे जो हैं वो स्क्रीम मतलब चीखते हैं अटेंशन के लिए, लाइक सिर्फ वो शाउटिंग बिहेवियर होता है बट दे वांट अटेंशन। तो Mm-hmm. उसमें डीआरए जो है वो ये कि बच्चा जो है वो रिक्वेस्ट करे कि प्लीज लुक एट मी, आई नीड योर अटेंशन, लेकिन इन अ स्लो वॉइस। Mm-hmm. और सर इसका जो डीआरआई था ना वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो सकता है। दोबारा प्रॉब्लम बिहेवियर दोबारा रिपीट कीजिएगा। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। उसके लिए हम च्युइंगम दे सकते हैं उसको, कि जब तक माउथ बिजी है वो च्युइंगम नहीं कर, जब तक कि च्यू कर रहे स्क्रीमिंग नहीं करेगा वो बच्चा, क्योंकि उसका माउथ बिजी है ओके ना। ओके, ठीक है ठीक है, ओके, यही है सर। ओके। सर मैं बताऊँ? यस मिस रजिया, आप बताएं। रिजवाना आप नहीं, सर मैं कौन है सर आप? पहले मैंने हाथ खड़ा जी किया। सर। बड़ी। अच्छा। हाँ सर मैं द प्रॉब्लम बिहेवियर इज हेयर पुलिंग। अगर हेयर पुलिंग का फंक्शन सेंसरी है तो सर हम उसको डीआरए दे सकते हैं कि हम उसको कोई भी आर्टिफिशियल हेयर विग दे सकते हैं कि वो अपनी नीड को की सेटिस्फेक्शन के लिए वो उसके साथ प्ले करे। और अगर सर हेयर पुलिंग इज द फंक्शन इज अटेंशन, तो फिर उसके लिए हम सर ये कह सकते हैं कि वो शोल्डर पे टैप करे, जस्ट टू आस्क फॉर अटेंशन, लाइक शोल्डर टैप करे एंड जस्ट आस्क व्हाटएवर ही वांट्स। और सर उसका डीआरआई ये हो सकता है कि अगर हम उसको टास्क उस टाइम करवा रहे हैं या उसको हम उसके रीइंफोर्सर दें, द मेन पर्पस इज उसके दोनों हाथ किसी तरह बिजी रहें ताकि वो हैंड बिजी होने के साथ साथ हेयर पुल ना कर सके। इसके अलावा सर, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड, मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा सर अगर वो एक बच्चा है, अगर उसको च्यूइंग ऑफ इनएडिबल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे वो हर चीज़ को उठा के च्यू करने लग जाता है, उसका फंक्शन सेंसरी है, और उसके लिए सर ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम उसको च्यू ट्यूब दे सकते हैं या च्यूइंग के लिए कुछ ऐसे स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं, और वो खुद भी ही कैन आस्क फॉर द च्यूई। तो फिर सर हम ऑल्टरनेटिव बिहेवियर को डिफरेंशियली रीइंफोर्स करेंगे।
और हम्म DRI ऐसे हो सकता है सर, फॉर एग्जांपल अगर वो उसके पास कार है और कार को उठाकर वो मुंह में डाल रहा है, तो हम्म हम उसको कह सकते हैं कि वी कैन पुश कार, प्ले कार, फिर हम उसे कार से पुश और प्ले करवाएंगे, और फिर वो चूइंग और हैंड बिजी इन पुशिंग एंड प्लेइंग विद द कार वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा। हम्म, ठीक है, गुड, गुड, वेरी नाइस। रिजवाना, आप बताएं। जी सर। सर हिटिंग के लिए ये है कि DRA का मैं पहले बता रही थी कि तो हिटिंग के लिए अगर कोई स्केप के लिए कर रहा है तो फिर इसको रिइंफोर्स करेंगे हम कि वो आस्क फॉर ब्रेक ना। और हम्म अगर उसको ब्रेक चाहिए तो वो वर्बली बताए, यानी कि एक्सप्रेस करे। अगर वो बोल सकता है तो बोल के बताए, अगर वो नहीं बोल सकता तो फिर विजुअल्स के साथ वो अपनी नीड को एक्सप्रेस करे। या फिर उसको ये कहेंगे कि DRA के लिए हम उसे कहेंगे कि नाइस हैंड ना, या हैंड्स इन पॉकेट, हम इस तरह से कह देंगे तो नाइस हैंड्स ऑन टेबल। और अगर इसी तरह से दूसरा है टेंट्रम का, तो वो टेंजिबल के लेवल पे टेंट्रम शो कर रहा है तो फिर उसमें भी हम उसे विजुअल्स के थ्रू रीइंफोर्स करेंगे। अगर विजुअल्स के थ्रू वो बता देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अप्रोप्रिएटली कि उसे ये वाला प्रेफर जो भी उसका आइटम है वो उसे चाहिए, अगर वो बोल के बता देना, फिर हम वहाँ पे फिर वो करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे। और स्क्रीनिंग के लिए भी अगर वो टेंशन के लिए कर रहे हैं तो हम, अगर वो हमारी कंप्लाइंस फॉलो करता है, कोई अच्छी एक्टिविटी कर लेता है, मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी अगर वो करता है, तो वहाँ पर हम उसे स्क्रीनिंग के ऊपर हम उसे कहेंगे कि अप्रोप्रिएट आपकी वॉइस होनी चाहिए ना। इसके हम्म अप्रोप्रिएट वॉइस के साथ अगर वो हमें अपनी डिमांड करता है तो वहाँ पे वो करेंगे, या हमारी कंप्लाइंस फॉलो करता है तो वहाँ पे हम उसे रीड करेंगे। और अगर शोइंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी जो है वो कोई स्टेट क्लियर शो करा है तो हम उसे कहेंगे कि आप विजुअल से बताओ। अगर नॉन वर्बल है विजुअल से, अगर वर्बल है तो कम्युनिकेट करके बताए कि मतलब वो क्यों उसको उसको ब्रेक चाहिए ना। हम्म इस पे हम उसे वो इन्फोर्स करेंगे जो वो बोल के बताता है। और अगर इस तरह से एक और फिफ्थ वाला है कि अगर वो भाग जाते हैं क्लास से रन अवे, तो उसमें हम उसे, जब वो अपनी सीट पर जब तक बैठा रहेगा उस चीज पे हम स्पेस सीट इज ऑन हिज सीट, या फिर टेक परमिशन, परमिशन ले या फिर ना, उस पे हम्म हम उसे रीइंफोर्स करेंगे। ये ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, टेक परमिशन, अगर परमिशन लेता है प्रॉपर तो फिर हम उसे वहां पे रीइंफोर्स करेंगे। और इसी तरह से अगर DRI की बात करूँ तो हीटिंग के ऊपर फिर उसे कहेंगे, हीटिंग का DRI ये होगा कि हैंड्स और टेबल, हैंड्स इन पॉकेट, या अपनी जो है नाइस हैंड्स ताकि उसे कमांड देंगे। अगर इस पे वो करता है फिर हम वहाँ पे चेंज यूज करेंगे। और थ्रोइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसे थ्रोइंग अगर करता है तो हम उसे वहाँ पे करेंगे कि अपना मतलब अगर उसे कहेंगे कि अप्रोप्रिएट वे में आप हमें टेबल पे रखें टॉय, या फिर अप्रोप्रिएट वे में हमारे हाथ में दे, तो वहाँ पे हम उसे यूज करेंगे तो फिर वो हम्म गिर जाएगा। इस तरह से करते हैं। फिर बच्चे जो है वो समटाइम्स स्टैंड ऑन चेयर, चेयर्स पे खड़े हो जाते हैं या टेबल्स पे खड़े हो जाते हैं जब डील करने इस तरह से, तो उनको हम इस चीज पे इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स का ये होगा कि उन्हें कहेंगे कि अगर वो फ्लोर के ऊपर आराम से खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं तो हम वहाँ पे screen हम्म तो इसी तरह अगर रन अवे क्लास से भाग जाते रन अवे, तो हम उसमें ये इस चीज पे इनकम्पैटिबल बिहेवियर से ये होगा कि वो हमारे साथ साथ चले, आराम से चले, स्लो वॉक करें, टीचर के साथ पेरेंट के साथ होगा तो वहाँ पे हम उसे। और अगर बाइटिंग का है, बाइट करता है बच्चा, तो इसका इनकम्पैटिबल ये होगा कि वो कोई च्यू करने वाली च्यूइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, या च्यूइंग मतलब जो होती है एक सेंसरी ट्यूब होती है, वो च्यू करे, या फिर कैंडी या फिर इस तरह की चीज जो है ना वो च्यू करे। या फिर उनको हम लोग पोएम्स के अंदर उनके माउथ के दीजिए तो पोएम्स पढ़े, पोएम सिंगिंग करें, या फिर लाइक इस तरह से उसके जो ओरल मोटर जो एक्सरसाइज के अंदर अगर वो इजी रहे तो हम उसे वहां पे इन्फोर्स करेंगे। कंपैटिबल बिहेवियर बाइटिंग का ये ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। या बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सर मैं बताऊं। जी, आप बताएं प्लीज, जरूर। सर एक तो ये कि अगर बच्चा दूसरे बच्चों को हिट करता है एंगर में, तो आप उसको इंस्टेंट पिलो दे दें।
हम्म कि भाई तुम्हें गुस्सा चढ़े तो तुम इस पिलो को हिट करो इंस्टेड कि तुम बच्चों को हिट करो। ये तो एक्चुअली मैं अपनी न्यूरोटिपिकल बच्ची के साथ भी करती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आया तो तुम पंच करो पिलो को या किसी और चीज को। हम्म दूसरा ये कि अगर बच्चा कैंडी के लिए रो रहा है तो आप उसको जो है या तो रिक्वेस्ट करे प्रॉपर्टी कैंडी के लिए, या फिर आप उसको पेक्स या फिर कोई जो है विजुअल दें जिससे वो रिक्वेस्ट कर सके फॉर कैंडी इंस्टेड ऑफ क्राइंग। हम्म अगर बच्चा स्पिट कर रहा है फॉर अटेंशन तो इंस्टेड के वो अपने पेरेंट को टैप करके कह दे कि फॉर अटेंशन, लाइक आप स्पिटिंग को नहीं। और उसके अलावा अगर बच्चा सेंसरी इनपुट लेने के लिए लाइट ऑन ऑफ कर रहा है तो आप उसको कोई सेंसरी लैंप लगा दें, या फिर आप उसको कोई ऐसा टॉय दे दें लाइट्स वाला जिससे उसकी सेंसरी नीड पूरी हो। ठीक और है। अगर बच्चा लेट्स से कि खिलौने फेंकता है, उसकी आवाज को एंजॉय करता है या फिर वो उस फील को एंजॉय करता है, आप इंस्टेड उसको बॉल दे दें कि तुमने कि थ्रो करनी है तो तुम बॉल को थ्रो करो इंस्टेड के तुम जो है टॉयज को थ्रो करो। तो एक ये डीआरए है। और अगर डीआरआई के लिए करें तो वही है कि अगर आप बच्चा माउथिंग बहुत कर रहा है, शर्ट मुंह में डाल रहा है, टॉयज डाल रहा है, आप उसको च्यू ट्यूब उसके लगा दें गले में कि जब वो कर रहा हो तो आप उसको इंस्टेड च्यू ट्यूब दें कि भाई तुम च्यू द ट्यूब इंस्टेड। और अगर बच्चा लेट से थेरेपिस्ट को स्क्रैच करता है ड्यूरिंग द सेशन तो आप उसको हैंड्स ऑन द टेबल या जब वो बैठा हुआ है ब्रेक में तो हैंड्स ऑन द लैप, इस तरह से आप उसके बिहेवियर को इंस्टेड उसे ये काम कराएं। और हम्म अगर बच्चा लेट्स से कि काम के दौरान सीट को बार बार छोड़ता है तो आप उसको जो नहीं कॉन्स्टेंटली काम एंगेज रखें और कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्समेंट देते रहें ताकि वो फारिग हो ही ना और ना उठे सीट से। और उसके अलावा अगर बच्चा बार बार रात को बेड पे नहीं सोता, बार बार उठता है, तो आप उसके जो है ना इसको इसके लेटने को या उसके पिलो पे सर रखने को रीइंफोर्स करेंगे भाई तुम यू विल नॉट रेज योर हेड फ्रॉम द पिलो। तो हम्म फिर वो नहीं उठेगा बार बार। अगर आप लेट से बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो आप उसको जो नहीं है थेरेपी पकड़ा दें उसके हाथ में, या आपको फिजिट टॉय दे दें तो वो फिर थंब बार बार सक नहीं करेगा क्योंकि उसके हाथ बिजी होंगे। ठीक है। गुड, गुड, वेरी नाइस। तो ऑलमोस्ट सबने ही अपने अपने पॉइंट्स जो है वो बता दिए हैं। और काफी सर मेरा एक अच्छे। सवाल है बड़े कि क्वेश्चन। ये DRI है और रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग, ये दोनों क्या फर्क है इन दोनों में सच के? जैसे वो है ना कि बच्चा अगर आई मीन एग्जैक्टली क्या फर्क होगा इन दोनों चीजों में? क्या आप क्योंकि रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग ये कि अगर बच्चा लेट से एक कोई वॉल पे स्टिकर्स लगे हुए हैं, बच्चा बार बार उसी को देखी जा रहा है ड्यूरिंग द सेशन, आप उस बच्चे की सीट दूसरी साइड पे करते हैं कि उसको देख ही ना सके, ठीक है? तो ये एक तरह से हमने रिस्पॉन्स ब्लॉक किया है या फिर हमने DRI किया है? रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग होता है फिजिकली इंटरवीन करना बिहेवियर में। जब बिहेवियर स्टार्ट होने लगे तो उस टाइम पे, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो सकती है, बट उसको हम रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग नहीं कह सकते। रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग ये हो सकता है कि जैसे बच्चे ने हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट किए तो हमने हाथों को दोनों को पकड़ के नीचे कर दिया, ठीक है, उसको अपना बिहेवियर कंप्लीट नहीं करने दिया। रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग में जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम बिहेवियर को कंप्लीट ना होने दें और स्टार्ट में ही उसको ब्लॉक कर दें फिजिकली, ठीक है। और जो DRI होता है वो इनकम्पैटिबल होता है कि हम किसी और इनकम्पैटिबल बिहेवियर में इंगेज कर दें उस बॉडी पार्ट को ताकि वो प्रॉब्लम बिहेवियर अकर हो ही ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि हम रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग में इनिशियली बिहेवियर का स्टार्ट होने पर ही उसको फिजिकली स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और DRI में तो हम बिहेवियर होने देते हैं लेकिन इनकम्पैटिबल, ठीक है, प्रॉब्लम बिहेवियर की बजाय इनकम्पैटिबल बिहेवियर में इंगेज कर देते हैं उस बॉडी पार्ट को। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द DRI और रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग में। जी, मिस रजिया। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम इसकी बात करें, चूई ट्यूब की बात कर रहे हैं हम्म सर, जैसे अगर बिहेवियर जैसे उसका चूइंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और हम उससे चूई ट्यूब ऑफर कर रहे हैं, तो सर इसमें एनसीआर और डीआरए में क्या डिफरेंस होगा फिर? क्योंकि सर हम उसे एज एन एनसीआर भी तो दे रहे हैं कि हम उसको च्यू ट्यूब बस हमने दे दिया उसको और ही इज लाइक यूजिंग च्यू ट्यूब इंस्टेड ऑफ
getting into inedible objects. Before the behavior occurs, he just redirected himself to the chewy. लेकिन हम फिर उसको सर डीआरए में फिर किस तरह देख रहे हैं? जैसे मैंने अब एग्जांपल, ये मेरा ये ख्याल था कि डीआरए इज लाइक ही आस्क्स फॉर समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग चूइंग समथिंग। लेकिन अगर उसके पास एक्सेस है हिमसेल्फ, लाइक उसके गले में च्यूई है एंड ही इज जस्ट टेकिंग बाय हिमसेल्फ, तो सर वो फिर एनसीआर ना हुआ? नहीं नहीं, अल्टरनेट में हम कोई भी बिहेवियर, आपका प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है इसमें? च्यूइंग प्रॉब्लम बिहेवियर है? चूइंग इन एडिबल ऑब्जेक्ट्स, लाइक कोई भी चीज उसको नजर आती है वो ही स्टार्टेड लाइक माउथिंग शुरू कर, जैसे उसको कोई च्यू भी चीज करना शुरू पड़ी कर हुई दे। है उसको च्यू करना शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन सर अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि उस अगर उसको हमने एक्सेस दे दी है च्यूई ट्यूब की, जैसे उसके गले में च्यूई ट्यूब डाल दी है, तो सर वो च्यूई ट्यूब तो उसके पास मौजूद है, ही विल नॉट आस्क फॉर इट whenever he wants, वो उसने च्यूई उठा के यूज कर ली, तो सर वो तो नॉन कंटिंजेंट हुआ ना। और अगर वो रजिया, इसमें इसमें ना एक एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की थी दुआ की बारी, कि दुआ जब अपनी उसकी बहुत माउथिंग स्टार्ट हो गई थी और वो ना अपनी शर्ट को जैसे बार बार मुंह में डाल रही होती थी ना, तो इवन अगर च्यू ट्यूब में एक्सेस में भी होती थी, उसके गले में भी होती थी ना, फिर भी वो इनिशियली सिर्फ अपनी शर्ट ही डाल रही होती थी। तो मैं उसको बार बार उसे रोक कर वो च्यू ट्यूब उसके मुंह में डालती थी। लाइक नहीं ऐसा मैं नहीं था कि वो मैंने उसके गले में नहीं नहीं, डाल दिए तो वो वही च्यू कर रही है जब उसको नो नो नो, नीड आई होती एम है। आस्क आई लाइक एम उसको आस्किंग फॉर द डिफरेंस कि हम उसको फिर डिफर कैसे करेंगे, कि हम डीआरए यूज करें या हम एनसीआर यूज करें? डीआर क्योंकि ये मेरा डीआरए में बिहेवियर जरूरी टीच नहीं है कर कि रहे हैं। बच्चा रिक्वेस्ट करे ना किसी आइटम के लिए। जैसे आपने कहा कि उसके गले में च्यू ट्यूब है, तो वो अगर उसको खुद ही उठा के च्यू करना शुरू कर देती है तो वो फिर रिक्वेस्ट नहीं कर रही। तो डीआरए में तो जरूरी नहीं है कि वो रिक्वेस्ट करे किसी ऑल्टरनेट चीज के लिए, ऑल्टरनेट बिहेवियर के लिए। हम बस उसको इंगेज कर देते कि आपने ये करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है, बच्चा खुद ही उसको करना शुरू कर देता है। शुरू में सिखाना पड़ता है स्टार्ट में, लेकिन ये है कि बाद में बच्चा फिर उसको लर्न कर लेता है तो वो खुद ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे च्यू करना है तो ऑल्टरनेट फिर सर बिहेवियर। हम इसको एनसीआर से कैसे डिफर कर सकते हैं? हम कैसे प्लान में ये जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि हम च्यू ट्यूब उसकी प्रेजेंटेशन ऑल्टरनेटिव डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर है, या दैट इज नॉन कंटिंजेंट रीइंफोर्सर? अच्छा, ऑल्टरनेट बिहेवियर, अब देखें ऑल्टरनेट बिहेवियर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमने देखना है कि वो हमारी डेफिनेशन को भी फुलफिल हो रहा हो। तो ऑल्टरनेट बिहेवियर अगर च्यूइंग है तो दैट मीन्स के बिहेवियर तो वही परफॉर्म कर रहा है, तो च्यूइंग ट्यूब हम एज अ ऑल्टरनेट यूज कर ही नहीं सकते। एक तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक है। सो कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक बच्चा नॉन एडिबल आइटम उठाता है, उसको उठा के मुंह में डाल देता है, इसको हम इनकम्पेटिबल कह सकते हैं। कि ये इनकम्पेटिबल हो सकता है बिहेवियर, कि वो च्यू ट्यूब को जब तक ये च्यू कर रहा है तब तक वो किसी भी और नॉन एडिबल आइटम को उठा के मुंह में नहीं डाल सकता। और लेकिन हम इसको एज अ डी आर ए नहीं यूज कर सकते। एक तो इस चीज में आप क्लियर हो जाए। ठीक है। और ऑल्टरनेट बिहेवियर और हो सकते हैं जिसमें हम, अगर हाँ आप कहें कि च्यू करने की बजाय वो विस्लिंग करना शुरू कर दे, या आप उसको एक वो होता है म्यूजिकल टॉय के मुंह में लेके उसको आप वो उसको बजा रहे हैं म्यूजिकल टॉय को, या फ्लूट उसको दे देते हैं, तो वो ऑल्टरनेट बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, लेकिन च्यू इन इट सेल्फ नॉन एडिबल से च्यूइंग ट्यूब पे लेके आना इज नॉट अ अल्टरनेट बिहेवियर। वो डी आर आई में कंसीडर होगा फिर। ठीक है। और एनसीआर में अगर आपका टारगेट ये है कि मैं उसको जो है इतनी च्यूइंग करवा दूं कि वो उसकी नीड ही ना रहे, मोटिवेशन ही ना रहे कि वो किसी भी नॉन एडिबल को च्यू करे। अब ये देखना है कि अगर वो नॉन एडिबल को च्यू कर भी रहा है तो उसके लिए सूटेबल क्या, हमें एनसीआर सूटेबल स्ट्रेटजी है हमारी या नहीं है। एज अ बिहेवियर एनालिस्ट आपने इस चीज को भी एनालाइज करना है। ठीक है। सो अगर वो स्ट्रेटजी सूटेबल नहीं है आपके बिहेवियर के लिए तो वो आप स्ट्रेटजी को नहीं चूज कर सकते। अब देखें, अगर वो
माउथिंग में च्यू, वो हर एक नॉन एडिबल आइटम को उठा के च्यू करता है। अब उसका फंक्शन भी देखना है हमने कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है। अगर तो बिहेवियर का फंक्शन हमें लग रहा है कि वो माउथिंग ही है, तो फिर हर इनकम्पेटिबल बिहेवियर जो हम उसको सिखाएंगे, तो वो चीज मुंह में लेगा, तो उससे वो उल्टा और रीइंफोर्स होगा उसका बिहेवियर, और उसकी अक्रेंसेस और आना शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर उसमें आ जाता है ना। तो उसको भी फिर हम एज अ DRI यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें देखना है कि हमें फंक्शन बेस्ड, अब बात आ जाती है कि हम फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द NCR एंड यूजिंग द DRI। तो फिर हमें फिर उसमें सोचना पड़ेगा कि फंक्शन बेस्ड क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे तो सर क्या फॉर आपको एग्जांपल चूइंग ऑफ नॉन एडिबल ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी लर्निंग में इंटरफेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसके सामने कार्ड्स भी रखे हैं या वांट टू डू imitations with some objects, instead of doing imitation or instead of working on the task, he just grab the item and just put in the mouth. So उसके उसके लिए लिए सर फिर I have to be proactively strategy कि मैं उसको कोई उस टाइम I can give him some alternatives so he can just busy in नहीं, the task. उसमें ऑल्टरनेट देने की बजाय व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग इंस्टेड। लाइक जैसे ही वो एक्टिविटी आप प्रेजेंट करती हैं, तो वो उठा के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैचिंग ऑब्जेक्ट्स है या कार्ड्स को मैचिंग करने की एक्टिविटी है, तो वो कार्ड को या ऑब्जेक्ट्स को उठा के मुंह में डालते हैं। आप फौरन से रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग करके उसके रिस्पॉन्स को ब्लॉक करें, एंड देन यू कैन प्रॉम्प्ट हिम टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यू यू कैन टीच हिम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द माउथ, यू कैन यू हैव टू मैच इट। ठीक है, ताकि वो हमारी इंस्ट्रक्शन के अंडर उसका रिस्पॉन्स आ सके, जिसे हम स्टिमुलस कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग आप यूज कर सकती हैं, और प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज, ताकि उसे करेक्ट बिहेवियर आपसे इस टाइम क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आप परफॉर्म करो। हाँ, अगर आप बिहेवियर की बात करती जो फ्री टाइम में आते हैं, कि अगर वो जब भी फ्री बैठा होता है, तो उस टाइम पे वो या जब भी उसको नॉन एडिबल आइटम नजर आती हैं, तो उस टाइम पे वो उठा के मुंह में डाल लेता है और उसको खा जाता है, चबा जाता है। जैसे अमूमन पाई का बिहेवियर है, तो जिसमें बच्चे जो है धागे वगैरह उठा के, नॉन एडिबल जो भी चीज हाथ में आई तो वो उठा के खा गए, पत्ते वगैरह, धागे हो गए, ये मैट हो गए, प्लास्टिक की चीजें होंगी, लोहे की चीजें होंगी, तो ये पाई का बिहेवियर आता है। तो उसके लिए फिर ज्यादा हम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, कि हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपका बच्चा मुंह में डाल के खा सकता है, तो वो चीजें उसके सामने नहीं होनी चाहिए। एक तो इस चीज का हमने मेक श्योर करना है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का। फिर उसके बाद पाइका का ना डायरेक्ट जो है वो उसके साथ भी लिंक होता है, सेंसरी के साथ भी और मेडिकल भी। अमूमन जो है जितने भी पाइका बिहेवियर्स वाले बच्चे हैं, उनको इस तरह से ऑब्जर्व किया गया कि उनकी आयरन डेफिशिएंसीज मस्त निकलती हैं कुछ ना कुछ। तो अगर पाइका बिहेवियर है, तो जरूर उसके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, ताकि आयरन डेफिशिएंसीज पता चल सकेंगी इस बच्चे की हैं या नहीं है। अगर हैं, तो फिर उसकी आयरन डेफिशिएंसीज को कवर करना चाहिए, ताकि उसको उसका ये बिहेवियर कम हो सके। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी वाले बिहेवियर बच्चे जो होते हैं, वो भी हर चीज उठा के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं कि हम खा जाए। जैसे मिट्टी है, चूना है, ईंट है, इस तरह के मामला है, उससे भी बिहेवियर स्टेप हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि दैट कैन बी अ लाइफ रिस्किंग सिचुएशन एज वेल कि बच्चा कैन चोक एनीथिंग और एग्जैक्टली। मे बी वो कुछ ऐसी चीज़ खा सकता है जो उसकी लाइफ के लिए डेंजरस है। सो सर उसके लिए इसलिए आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि मे बी वी कैन यूज सम प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज कि हम उसको मे बी ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ हम उसे अटेंड ना कर सकें, वहाँ में भी उसको कोई चुई या इस तरह की कोई चीज़ दे हाँ, सकते उस हैं। टाइम पे फिर आप उसको च्यूइंग ट्यूब वगैरह दे सकते हैं एज ए DRI। ठीक है, इनकम्पेटिबल बिहेवियर के जब तक कि वो च्यू कर रहा है, तो चांसेस कम है कि वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल दे। ठीक है। ठीक है। ओके, लेट्स सर गेट ये बैक। जो
सर ये आप EICA पाइका बोल रहे हैं इसको, या इसका ये सही प्रोनाउंसिएशन पाइका है या पिका है, हम लोग इसको लोग पिका भी बोलते हैं, पाइका भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो मैंने कभी आज तक सर्च नहीं किया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सर पाइका। सर इसकी ये किसी चीज की एब्रीविएशन है, ये वर्ड ही है? ये वर्ड ही यही है, पाइका। ये वर्ड है। ये पाई का वर्ड ही है, इसमें कोई ऐसा जो है इसकी कोई एब्रीविएशन नहीं है। तो हमने भी बुक्स में पाइका ही पढ़ा है, आर्टिकल्स में पाइका पढ़ा है, तो पाइका ही, तब से ही मैं पाइका ही बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो पिका बिहेवियर भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो सही जी जी प्रोनाउंसिएशन वो पाइका ही है। जी। ओके, सो लेट्स गेट बैक ऑन द स्लाइड्स नाउ। नेक्स्ट इज द, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, ओनली वी हैव 12 मिनट्स। तो हम डीएनआरआई को कवर कर लेते हैं। डीएनआरआई में शायद आप लोग कंफ्यूज हो कि डीएनआरआई, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, डिफरेंशियल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स। बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या है, जब हम रिमूव करते हैं किसी भी अनप्लीजेंट डिमांड को, अनप्लीजेंट सिचुएशन को, या अनप्लीजेंट स्टिमुलाई को, जब हम रिमूव करते हैं सिचुएशन से जिससे बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है, तो उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो अमूमन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एस्केप बिहेवियर्स को भी हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसका प्रॉब्लम बिहेवियर है कि वो सीट से उठ के भागता है। अगर उसका ये बिहेवियर है रनिंग आउट ऑफ सीट, अगर उसको हमने इनकम्पैटिबल बिहेवियर उसका चूज करें, वो इनकम्पैटिबल बिहेवियर होगा कि वो सिटिंग नाइसली एंड सिटिंग अप्रोप्रिएटली इन द चेयर। ठीक है, ये इनकम्पैटिबल बिहेवियर है। तो डीएनआरआई का प्रोसीजर इस तरह से होगा कि जब भी हम, बच्चा जो है वो अप्रोप्रिएटली चेयर पे बैठेगा फॉर 5 मिनट्स, सो ही कैन गेट 2 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, सो ये है इनकम्पैटिबल या डिफरेंशियल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। ठीक है, सो इसी तरह से एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा शाउटिंग करता है क्लासरूम में, कि उसको अटेंशन चाहिए टीचर की। तो अगर हम उसको ये इनकम्पैटिबल बिहेवियर सिखाएं कि आपने इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, आप जो है वो वेट कर सकते हो, या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, या आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग। ठीक है, सो इसका डीएनआरआई प्रोसीजर ये होगा कि जब भी वो अपना हैंड रेज करता है, ये एक्सक्यूज मी बोलता है, तो हम उस टाइम पे उसको अटेंशन दें, टीचर उस टाइम पे उसको अटेंड करे। ठीक है, सो ताकि वो लर्न कर सके कि मुझे जो है वो अब रीइंफोर्समेंट जो मिल रही है वो हैंड रेज करने पे या एक्सक्यूज मी बोलने पे मिल रही है। तो ये भी इनकम्पैटिबल बिहेवियर है। तो ऐसा बिहेवियर जिसके होते हुए प्रॉब्लम बिहेवियर अगर ना हो सके, तो उसको हम इनकम्पैटिबल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से और भी बिहेवियर्स हो सकते हैं। जैसे फ्लोर के ऊपर बच्चे अमूमन चलते चलते गिर जाते हैं। एक बच्चा था, उसको मैंने डील किया था कि वो जैसे ही प्ले एरिया में एंटर होता था, तो वो जमीन पे लेट जाता था और सांप की तरह रेंग रेंग के वो आगे जाता था, फुल आगे तक। उसका ये बिहेवियर बहुत स्ट्रांग था। तो उसके पेरेंट्स बहुत तंग थे। तो जैसे ही उसने प्ले एरिया में एंटर होना, तो उसने ऐसे सांप की तरह रिंग रिंग के एंड तक जाना, जहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स पड़े होते हैं, स्लाइड्स वगैरह पड़े होते हैं। तो मैंने फिर उसके साथ ये किया कि उसके 4-5 दिन मैं उस बच्चे के साथ जाता था, उसका हाथ पकड़ के मेक श्योर करता था कि वो चल के एंड तक जाए ना, जहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह होती थी, कि वो रेंग नहीं सकता। तो इनकम्पैटिबल बिहेवियर क्या था कि वॉकिंग नाइसली विद होल्डिंग हैंड्स, थेरेपिस्ट हैंड या पेरेंट हैंड। तो जब भी वो वॉक नाइटली करता था थेरेपिस्ट का हाथ पकड़ के या पेरेंट का हाथ पकड़ के, ठीक है, सो उसके बाद उसको जो है उसकी फेवरेट मील मिल जाता था। ठीक है, सो जिससे उसने ये लर्न किया कि अच्छा, अगर मैं नाइसली वॉक करके जाता हूँ तो मुझे जो है फेवरेट मील मिल जाता है। ये इनकम्पैटिबल बिहेवियर है।
जब तक कि उसने थेरेपिस्ट का हाथ पकड़ा हुआ है, वो नाइसली चल रहा है, तो वो चांसेस कम है कि वो रेंगना शुरू करे जमीन के ऊपर सांप की तरह। ठीक है। सो ऐसे भी ये भी एस्केप रिलेटेड बिहेवियर्स है ना। तो सर आवाज नहीं आ रही। ये भी मैंने कहा एस्केप रिलेटेड बिहेवियर्स हैं। तो इन बिहेवियर्स पे जब ये हम डीआरआई स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रेटजीज डीएनआरआई बन जाता है, डिफरेंशियली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। ठीक है। इज इट क्लियर, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सर सर ये इसमें ये सिर्फ तो डिमांड डिमांड एवर्सिव स्टिमुलाई और इनको रिमूव किया जाता